स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल ठाकुर एडुटेरिया में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी नया नया वीडियो लेकर के आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम फिर लेके आए हैं NCERT आधारित साइंस का प्रैक्टिस सेट 2, जो आपने प्रैक्टिस सेट 1 देखा होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन 10th और 12th के NCERT बुक से लिया गया है, जो कि 10th 12th के स्टूडेंट के साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए ये महत्वपूर्ण सेट है। आप इसे मिस ना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो हमेशा पॉजिटिव भी होती है। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यदि किसी छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कोई लेंस पसंद करना होगा तो हमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेना होगा। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, तो सामान्यतः मोटर गाड़ी चालक के सामने उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो वो दुगुना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ उसे प्रतीत होगा। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष क्या होता है। तो जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष आ जाता है। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस उत्तल लेंस होते हैं, उसमें उत्तल लेंस लगे होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई कूलॉम है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। नेक्स्ट है, एक पदार्थ को एक कूलॉम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या 6.25 गुने 1018 है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति 50 वाट होती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या कहलाती है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना कहलाती है। नेक्स्ट है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया PbO प्लस Pb प्लस CO, जिसमें C एक अवकारक है। निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2G देता है। तो एल्युमिनियम Al H2G देता है। यदि विलयन का pH 13 है, जिसका अर्थ है कि यह प्रबल भास्मिक विलयन है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। नेक्स्ट है, पीतल में रहता है। पीतल में कॉपर और जस्ता रहता है। नेक्स्ट है, धातुओं की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व C है। अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व जो बार बार पूछा जाता है वो हीलियम है।
एल्कीन श्रेणी के यौगिकों के सामान्य सूत्र हैं, तो एल्कीन के सामान्य सूत्र हैं CnH2n। नेक्स्ट है अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग होता है। आवर्त सारणी के 7A के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में होती है। शोषण की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है 120/80। पत्ती का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्ती मुरझा जाती है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आप देखे होइएगा कि फल पर स्प्रे किया जाता है, वो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन से फल को स्प्रे करके फल को ताज़ा किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो ये चमगादड़ एवं पक्षी के पंख समजाति होते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण बगीचा तथा खेत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो वनों को संरक्षण करने के लिए इनमें से सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा, अतिचारण को रोकना होगा, खनन को भी रोकना होगा। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से धारा को मापते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो मोटर, विद्युत मोटर है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा हटाया जाता है। लेंस है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी का प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में बहुदिशीय होता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है।
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में कौन सा मिरर रहता है? तो वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्राकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो F=R/2 है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण समतल या उत्तल होना चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो उस वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और सीधा होगी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से बनता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वो दर्पण फोकस दूरी 16 है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यही परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R क्या है? तो R अनंत है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है M=1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है, गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो गाड़ियों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पणों के ध्रुव से मापी जाती है।
नेक्स्ट है गोलीय दर्पण, जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो उसका मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम लेकर के आएंगे NCERT पर आधारित साइंस का प्रैक्टिस सेट 3।